वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और बात कर रहे हैं हम टपल रिलेशनल कैलकुलस की, टीआरसी, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी माना जाता है और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी माना जाता है। बट हम पढ़ेंगे एकदम अपनी बेस्ट स्टाइल से। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी कि टीआरसी को क्या कहा जाता है, नॉन प्रोसीजरल होता है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, आरए के इक्विवेलेंट होता है। इन सब चीज़ों पे मैंने कल डिटेल में बात की थी। प्लस टपल को वेरिएबल, यहाँ पर एक टपल वेरिएबल नाम का वर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बारे में डिटेल में समझा था कि टपल वेरिएबल का क्या मतलब होता है। जनरली कैसे लिखते हैं क्वेरी को वो भी मैंने आपको बताया। क्वेरी को लिखने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट को यूज़ किया जाता है। जनरली यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिया जाएगा, टी टपल वेरिएबल लिख दिया जाएगा, एक वर्टिकल बार लगा दिया जाएगा और यहाँ पर एक कुछ कंडीशन ले ली जाएगी जिसको सी एंड डी कंडीशन बोल दिया जाएगा और यहाँ पर करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो समझ लेते हैं कि ये क्या पॉइंट है। सबसे पहले ये कंडीशन क्या होती है। कंडीशन अपने आप में, इसको कंडीशन भी कहते हैं, इसको फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इसके अभी बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ऑन द टपल वेरिएबल, जो टपल वेरिएबल रेंज किया जाएगा किसी रिलेशन पे, उससे से कुछ टपल सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जिनका रिप्रेजेंटेशन टी के फॉर्म में किया जाएगा और वही हमारा रिजल्ट होगा। इन जनरल इस तरीके से लिखा जाएगा कि लेफ्ट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट में आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा, ये होगा आउटपुट, और ये होगा आपका जनरली इनपुट विद कंडीशन। इनपुट विद कंडीशन, ये आपको यहाँ पर एक जनरल फॉर्मेट टीआरसी का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है और आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। परफेक्ट। तो ये आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा पूरी तरीके से कि कैसे हम टपल रिलेशनल कैलकुलस में जो क्वेरी होती है उसको हम पहचानते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में एक्सप्रेस करें तो ये हो जाता है कि ऐसे टपल वेरिएबल जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और उन टपल वेरिएबल्स में टी आई इज द वन टपल वेरिएबल एंड दैट एज इज एट्रीब्यूट और दैट टपल। तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास एक टपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसकी टपल वेरिएबल की वैल्यू टी आई है और उसमें बहुत सारे हमारे कॉलम होंगे जिसमें एक कॉलम ए आई है। तो इसको लिखते हैं टी आई डॉट ए आई। तो यहाँ से ये चीज़ आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। तो इसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या पूरा पार्ट है। ये देखिए, ये जनरल एक्सप्रेशन दिस, जिसमें आप टपल में एजे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, जो टपल्स सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वही डेफिनेटली आउटपुट में आएंगे। वेयर टी वन आर द टपल वेरिएबल एंड एबल द एट्रीब्यूट, जहाँ पर ऑन विच टी आई रेंज ऑन द कंडीशन और फॉर्मूला ऑफ द टी आर सी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स को मेंशन करिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। सो द जनरल एक्सप्रेशन essentially means selecting specify attribute aj from the tuple ti that satisfy the condition ti। इसको एक जनरली फॉर्म में मैंने लिख दिया है। आप इस पॉइंट को पढ़ने जाएंगे, आप क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या होता है इस लाइन का। तो मैं इसको मार्क भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर एक वर्ड बहुत यूज होगा जिसको बोलते हैं एटम। एटम एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? एटम का मतलब होता है यहाँ पे एंड वन सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड एटम, है ना, जो ट्रू और फॉल्स होगी। सो एटम का मतलब होता है कि सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड, सिंगल कंडीशन इज एटम, कॉल्ड एटम। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मैं एक कंडीशन देख सकता हूँ कि भैया एक मेरा स्टूडेंट रिलेशन है, स्टूडेंट रिलेशन में एस आई डी है, मेरा नेम है और मार्क्स है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर कहा कि मेरा स्टूडेंट का जो मार्क्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल
स्टूडेंट टेबल में जो मेरा मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स, ये एस में हटा देता हूँ ये, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये मार्क्स है, ये ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक एटम है। एटम का मतलब सिंगल से यहाँ पर होता है। एटम, एक सिंगल कंडीशन को एटम बोलते हैं। तो द सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड, दैट सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड एटम। ठीक है, सो एटम वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड पे इसके, व्हाट इज द फॉर्मूला। इट इज मेड अप फॉर वन और मोर एटम्स वाया द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। तो आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे जो कि आप जानते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, और इनके थ्रू आप मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हैं। जैसे मार्क्स जो है ग्रेटर देन 60, फिर आप एक एंड ऑपरेटर डाल दें और एस आई डी शुड बी S1 लाइक दैट, एंड आप यहाँ पे डाल दें कि नेम, और आप डाल दें नेम इक्वल टू विक्रम। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन को आप पूरी तरीके से मेंशन कर सकते हो और कह सकते हो कि ये तीन एटम से मिलके बनी हुई है, तीन कंडीशन से मिलके बनी हुई है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एटम, एटम 1। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड एटम, एटम 2, एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड एटम, एटम 3। परफेक्टली यहाँ से आप बता सकते हो तीन एटम्स हैं और ये ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं आपके लॉजिकल एंड और दो ऑपरेटर्स को यूज करके तीन एटम कंडीशंस को, और इस पूरी चीज को बोला गया फॉर्मूला। है भी फॉर्मूला एक्चुअली में, कंडीशंस को लिख के ही फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको और कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, कंडीशन भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला और कंडीशन दोनों चीजें बोल सकते हैं। सो फॉर्मूला एंड कंडीशन, ध्यान रखें ये कंडीशन वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं इस टीआरसी कि टपल वेरिएबल का मतलब क्या है, टपल वेरिएबल की वैल्यूज का मतलब क्या है, टपल वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, कंडीशंस का मतलब क्या, फॉर्मूला का मतलब क्या, एटम्स का मतलब क्या, रेंज का मतलब क्या। तो इन सारी चीजों को जब आप समझेंगे अच्छी तरीके से, तो क्वेरी जब कभी भी लिखी जाएगी टीआरसी को, उसको क्लियर कट दो तोड़ के सेगमेंट्स में आप पढ़ना सीख पाएंगे। अब मैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आता हूं, ध्यान से समझिएगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दिस इज कॉल्ड क्वांटिफायर। टू स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड क्वांटिफायर्स कैन अपीयर इन फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब वही कंडीशंस। ठीक है, फॉर्मूला जहां भी वर्ड यूज होगा वहां पर आप समझ लेना कि एक्चुअली में बात चल रही है कंडीशन की। दैट्स द थिंग, कंडीशन। अब ये कह रहे हैं हमारे पास दो तरीके के स्पेशल सिंबल्स दिए गए जिनको हम क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर का मतलब जो क्वांटिटी से रिलेटेड है ना, क्वांटिटी को बाइफरकेट करते हैं। तो क्वांटिटी से रिलेटेड हैं ये क्वांटिफायर, इसलिए इनको नाम दिया गया। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, आप देखो सिंपली कि हमारे पास n नंबर ऑफ टपल्स हैं। सो वी हैव n नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है, कोई भी टेबल होगी दुनिया में जिसमें n नंबर ऑफ टपल्स होंगे, n का मतलब 5 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी, n नंबर ऑफ टपल्स होंगे। तो या तो आप उसमें से फॉर ऑल टपल्स में जा रहे होगे, ठीक है, या तो आप सब कुछ ही सेलेक्ट करना चाहते होगे, या आप कुछ सम टपल्स सेलेक्ट करना चाहते होगे, है ना। जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे आप उनको सेलेक्ट कर लोगे, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर सारे टपल्स को आप सेलेक्ट करना चाहते होगे, कंडीशंस की कोई बात ही नहीं आ रही है। तो आप ऐसी कंडीशंस में क्या करोगे, आपके पास दुनिया में दो ही चॉइसेस हैं। या तो आप उस सारी इंफॉर्मेशन में वो सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। सम का मतलब होता है कुछ या ऑल। ठीक है, इतना ही होगा। नन, नन तो कोई मतलब हुआ नहीं ना, बिकॉज या तो आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या ऑल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सो दैट्स वाई इन दो चीजों को अगर आप देखने जाएंगे तो ये क्वांटिटी को बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्क्राइब कर पा रही हैं कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आप चाहते हो कि मुझे फला एरिया के एम्प्लॉयज निकल के आ जाएं, तो वो सम टपल्स निकल के आ जाए जो फला, है ना, सैलरी से ग्रेटर देन उनकी सैलरी होनी चाहिए, या फला लोकेशंस को बिलोंग्स करने चाहिए। या आप कहते हो कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल चाहिए, तो ऑल टपल्स में आएगा वो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो किसी एक
लोकेशन को बिलोंग करते हो तो वो सम टपल्स में आ जाएंगे, या मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सीएस ब्रांच के हों केवल अपनी यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली सम टपल्स में आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट मिल जाएं मुझे, मुझे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स का काउंटिंग चाहिए, तो वो ऑल टपल्स में आ जाएंगे। बस आपको दो ही तरीके के क्वांटिफायर्स देखने को मिलेंगे, आप दो के अलावा सोच भी नहीं सकते। और क्या सोचोगे, या तो कोई चीज कुछ होगी या सारी होगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकती। सम का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, सम का मतलब मैथमेटिक्स में होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तो सम कह लो या एटलीस्ट वन कह लो, उसका मतलब वो यही होता है, ठीक है, कुछ या एटलीस्ट वन। अब ये नहीं कहना कि एटलीस्ट वन का मतलब ऑल भी आ सकता है, ऑल को यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट बाइफरकेट करके रखा गया है, ठीक है। तो दो ही चीजें जो हैं वही आपकी हर टेबल में टपल्स के रिलेटेड होने वाली हैं, या तो आप सारे टपल्स लेने वाले हो या कुछ टपल्स लेने वाले हो, या तो आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो या सारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात यहां से पकड़ में आ रही है, क्वांटिफायर दो ही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिफायर दो होंगे, अच्छी बात है, क्वांटिफायर दो होंगे भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब दो क्वांटिफायर में हम पहली बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है जिसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। और इसको आप एटलीस्ट वन भी बोल सकते हो, एटलीस्ट वन भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो इसको सम। ये तीन नाम इसके दिए जा सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट इज द फर्स्ट नेम, एटलीस्ट वन इज द सेकेंड नेम, एंड सम इज द थर्ड नेम। तो मैंने इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिएगा कि मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मीनिंग द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सिग्निफाइज द एग्जिस्टेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब ये क्या कहते हैं कि आपका अगर कोई एक टपल भी आपकी दी हुई शर्तों को पूरा करता है तो वो टपल आप सेलेक्ट कर लेंगे, और वो टपल किस कैटेगरी में आएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कहते हैं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, तो वो सम स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी निकलेंगे जिनके मार्क्स 60 से कम होंगे, 60। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर द सम, यू आर नॉट गोइंग द फुल डेटा। अब डिनोटेशन इट्स रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, उल्टा ई बना के लग दो, ये उससे इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फिर होता है व्हेन यू सी द सिंबल टपल रिलेशनल कैलकुलस, इट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल दैट सेटिस्फाई कंडीशन स्पेसिफाइड। ये यूज़ किया जाता है इस तरीके से। एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ स्टूडेंट रिलेशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट रिलेशन में मैं गया और उसमें से मैंने टपल वेरिएबल एस यूज़ किया, और टपल वेरिएबल में मैंने एज एट्रीब्यूट देखा। सारे जो टपल्स की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उनमें एज एट्रीब्यूट पे जाऊंगा, अगर वो 20 से ज़्यादा हैं तो ऐसे मैं एस को सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसे एस जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, देयर एग्जिस्ट ऐसे एस सेलेक्ट हो जाएंगे, और उन एस में से मैं नेम उनके प्रोजेक्ट कर लूंगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से अगर आप समझोगे तो ऐसे समझ में आएगी कि स्टूडेंट टेबल आपकी ये बनी हुई है। स्टूडेंट टेबल में आपने कहा कि मेरा ये फॉर एग्जांपल टपल वेरिएबल एस आई डी है, ये एस आई डी हो गया मेरा, ये नेम हो गया, और ये एज हो गई, ठीक है। और मैं इस टेबल को कुछ ऐसे बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये एस आई डी पहला कॉलम तैयार हो गया, ये नेम दूसरा कॉलम तैयार हो गया, ये एज तीसरा कॉलम तैयार हो गया, और मैंने यहाँ पर बोला कि S1 S2 S3, और नेम जो है वो विक्रम, 28 हरी, 29 रवि, 19, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ टपल वेरिएबल को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और S की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं, दिस S1 S2 S3, जिसमें विक्रम 28, S2 हरी 29, S3 रवि 19, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आप इसमें कह सकते हो कि एस की तीन मतलब एस में, एस का हमारे पास पहला कॉलम जाएंगे तो इसमें हम एज को देखेंगे 28, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें भी ये सेलेक्ट होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से केवल आप इसके नेम प्रोजेक्ट कर लो, तो विक्रम हरी इज़ द आउटपुट। तो इस क्वेरी का आउटपुट जो आ जाएगा वो विक्रम हरी आएगा, डेफिनेटली इट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी,
बिकॉज ऐसे हमारे पास स्टूडेंट हैं, अगर नहीं होंगे तो फाई आ जाएगा, है ना, तो कुछ आएगा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट रिलेशन ग्रेटर देन 20, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ऐसे मेरे टपल्स जिनमें एज कॉलम ग्रेटर देन 20 होगा, उनको हम ऐसे स्टूडेंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स का मैं नेम प्रोजेक्ट करा लूँगा, है ना। द प्रेजेंस टीआरसी इंश्योर द रिजल्ट्स कंटेन टपल दैट फुलफिल गिवन कंडीशन। तो एटलीस्ट जहाँ भी होगा वो ये इंश्योर करेगा कि अगर हमारे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो टपल्स हमारे जो है वो सेलेक्ट होते जाएंगे। फिर उनमें से आपको जो कुछ भी प्रोजेक्ट कराना हो वो एलएचएस में लिख देना, वो चीज़ निकल के आ जाएगी। ये तो इनपुट का काम चल रहा है, ये तो हमारे टपल्स को फिल्टर करने का काम चल रहा है और ये टपल्स को सेलेक्ट करने का काम चल रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस दो चीज़ों से मिलके जो है आपकी टीआरसी क्वेरी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब आप केवल ये चीज़ लिखते हो, मैंने ये बताई नहीं है बट आप इसको समझ लीजिए कि जब आप केवल इतना लिख देते हो कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि देयर इज़ ए टपल, सेलेक्टेड टपल, और मान लो आपने केवल इतना लिख दिया स्टूडेंट टी, तो यहाँ इससे ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये केवल यहाँ पर एक कंडीशन की बात चल रही है। दिस इज़ द सिंपल कंडीशन, है ना। सो ये अपने आप में एक अकेली कंडीशन या फॉर्मूला है ना। ये भी एक एटम है एक्चुअली में, ठीक है, एटम है। तो ज़रूरी नहीं है लेस देन, ग्रेटर देन और इस तरीके के साइन मिलें। तो दिस इज़ ऑल्सो द वन फॉर्मूला हियर जो ये कह रहा है कि ये जो टपल वेरिएबल है वो स्टूडेंट टेबल पे चल रहा है ना। तो दैट्स वाई, तो ये अपने आप में एक कंडीशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमेशा कंडीशन ट्रीट करेंगे आप, दिस इज सिंगल कंडीशन। तो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था बट अब बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से अब आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा उसी तरीके से यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मैं इनको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स बनाने में आसानी मिले और आप इनको प्रॉपरली समझ पाएँ, इसलिए मैं इनको यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है फॉर ऑल। तो यूनिवर्सल है मतलब फॉर ऑल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, इसके लिए इसका नाम यूनिवर्सल रखा गया, उसका नाम एग्जिस्टेंशियल रखा गया। एग्जिस्टेंशियल का मतलब जो एग्जिस्ट कर रही हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दैट्स वाई द नेम इज द एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए हो, यूनिवर्सल है ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ यूनिवर्सल है मतलब सबके लिए अवेलेबल है, फॉर ऑल के लिए अवेलेबल है, तो यही इसके नाम से आपको पकड़ में आएगा। मीनिंग है कि सारे के सारे टपल्स के लिए होनी चाहिए और इसको डिनोट किया जाता है फॉर ऑल सिंबल, उल्टा ए बना दो उसमें, उल्टा ई बना दो इसमें, उल्टा ए बना दो। और टपल रिलेशनल कैलकुलस में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल कि मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल स्टूडेंट्स एज डॉट एज ग्रेटर देन 20, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज जो है 20 से, फॉर ऑल एस students, that the union complies every student as in the student relation has an age greater than 20। अब यहाँ पे ये बात नहीं चल रही है, अब यहाँ पे चल रही है कि एस मतलब एवरी स्टूडेंट एस इन स्टूडेंट रिलेशन हैज़ एन एज ग्रेटर देन 20, तब तो ठीक है बात, अदरवाइज हमारा वो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो सारे एस जो स्टूडेंट में हैं उनकी एज ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। इसको और डिटेल में अभी समझाऊंगा फॉर ऑल को, फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो। तो फॉर ऑल एंश्योर स्पेट कंडीशन सेटिस्फाई तो एवरी टपल इन द रिजल्ट, तो उस टेबल में सारे टपल्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही होगी तो फिर वो फॉर ऑल वाला कंडीशन ट्रू होगा और फिर वो यहाँ पर सेलेक्ट होके आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर ऑल को देख सकते हैं और देयर एग्जिस्ट को देख सकते हैं। अभी इन पर आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज मैं अभी बात करूंगा इसमें बहुत डिटेल पर आपसे कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट से क्वेरी लिखते कैसे हैं। अभी तो क्वेरी लिखने पे बात ही नहीं आ रही है, अभी तो केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, एटम्स क्या होते हैं, टपल वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ हम बेसिक्स क्वेरी भी बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टीआरसी। तो आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आप इस लाइन पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लाइन क्या लिखी हुई है, इसको अभी हम तोड़ के आगे एलिबरेट करेंगे, तब आपको और डिटेल में पता लगेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है जब हम क्वेरी को लिखेंगे। अभी फॉर ऑल का मतलब ऐसा समझ जाइए, ठीक है, कि अगर मेरे सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से ग्रेटर देन, जिनकी नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए 20 एज से ग्रेटर, तो फिर मैं उनके नेम को प्रोजेक्ट करा ले रहा हूँ। दैट इज़ द थिंग इस क्वेश्चन क्वेरी में जो कहा जा रहा है। अब मैं एक फिर पॉइंट यहाँ पर रख रहा हूँ, बाउंड टपल वेरिएबल्स की बात आती है। तो बाउंड टपल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं,
उनको पढ़ लेते हैं। तो हमारे दो तरीके के टपल वेरिएबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दो तरीके के टपल वेरिएबल आपको दिखाई पड़ेंगे भाई। तो दो तरीके के टपल वेरिएबल में पहला आपको फ्री दिखाई पड़ेगा, दूसरा बाउंड दिखाई पड़ेगा। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि एक बंधा हुआ है, एकदम फ्री है भाई साहब, है ना। तो बाउंड वेरिएबल्स टपल वेरिएबल्स क्या कहते हैं? बाउंड टपल वेरिएबल्स कहते हैं। बाउंड टपल वेरिएबल्स कहते हैं, क्या कहते हैं बाउंड टपल वेरिएबल? कंसीडर ए सिनेरियो वेयर वी वांट टू फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड अबव देन 90 इन देयर एग्जाम्स। तो मैं चाहता हूं कि भैया मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने अपने एग्जाम में 90 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हों, फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे। मैं अपने सारे टपल्स में स्कोर कॉलम को चेक करूँगा और 90 अगर उनसे ज़्यादा है तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट मेरे आ जाएंगे और फिर उनके नाम को मैं प्रोजेक्ट करा लूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात चल रही है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स, तो इस क्वेरी में जो ये एस टपल है, टपल वेरिएबल एस, तो टपल वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? टपल वेरिएबल जो है वो एस यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब टपल वेरिएबल एस जो है ये बाउंड है, बिकॉज ये देयर एग्जिस्ट के साथ चिपका हुआ है। तो जो भी क्वांटिफायर के साथ टपल वेरिएबल चिपके हुए होते हैं उनको बाउंड टपल वेरिएबल कहते हैं, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी टपल वेरिएबल देयर एग्जिस्ट और ऑल के साथ आपको दिखाई पड़े तो समझ जाना कि वो टपल वेरिएबल जो है बाउंड है। क्यों बाउंड है भाई? क्योंकि वो टपल वेरिएबल जो है उनको आपने बाउंड कर दिया है किसी स्पेसिफिक कंडीशन से रिलेटेड। क्योंकि ये जो क्वांटिफायर होंगे वो डेफिनेटली किसी ना किसी कंडीशन या फॉर्मूले से जुड़े हुए होंगे। अगर आप यहाँ पर इनको कंडीशन से देखोगे तो यहाँ पर देखो आपने स्पेसिफिक कंडीशन लगा के रखी हुई है कि स्कोर ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो वेरिएबल एस इज बाउंड टू एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइंटर स्पेसिफाई दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल एस इन द रिलेशन स्टूडेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन एस स्कोर ग्रेटर देन 90 which restrict the range of S represent only those student who have scored। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कंडीशंस को इम्पोज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली बाउंड कर रहे हो अपने टपल वेरिएबल को, बिकॉज वो सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं ले सकता है, सारे टपल्स को नहीं ले सकता है, केवल उन टपल्स को लेगा जिनके स्कोर कॉलम का जो मार्क्स स्कोर होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। तो आप अपने टपल वेरिएबल को बाउंड कर रहे हो, बट बाउंड टपल वेरिएबल का एक आप ये भी ले सकते हो कि अच्छा ये रिपीटेड ही हो गया है। ठीक है, सो दैट इज़ द रिपीटेशन एक्चुअली। तो ये हमारा रिपीटेशन है। अब आ जाते हैं फ्री टपल वेरिएबल में। तो फ्री टपल वेरिएबल क्या कहता है कि सिनेरियो देखें, इफ सपोज आई वांट टू फाइंड द ऑल एम्प्लॉय डिटेल और ऑल एम्प्लॉय नेम्स। तो ऑल एम्प्लॉय नेम्स मतलब मैं सारे ही एम्प्लॉय, तो फॉर ऑल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिकॉज मैं जानता हूँ कि केवल एम्प्लॉय रिलेशन में मैं टपल वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिखने का आसान तरीका क्या होता है कि देर इज़ ए, इवन इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्वेरी को, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑन ई देर एग्जिस्ट ई और ई डॉट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखो ऐसा है कि ई डॉट नेम मुझे यहाँ से उठा लेना है। तो ये किसी क्वांटिफायर के साथ अटैच नहीं किया है मैंने। अगर किसी क्वांटिफायर के साथ अटैच नहीं है तो आप कह सकते हो यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल, ऑटोमेटिकली इन इन रिलेशन, यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्लीट रिलेशन, नॉट ऑल। ऑल कहने से आपको क्वांटिफायर जैसा फील आएगा, बट यू आर इंटरेस्टेड इन द टेबल एंड इन टेबल यू आर जस्ट सेलेक्टिंग द ई नेम, है ना। तो एम्प्लॉय आप ले रहे हो और एम्प्लॉय का जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एम्प्लॉय टेबल ले ली, एम्प्लॉय टेबल ले ली और एम्प्लॉय टेबल में आपने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, नेम ले लिया, और यहाँ पर आपने एम्प्लॉय नेम के बाद आपने सैलरी ले ली, सैलरी ले ली, आपने एज ले ली। अब बहुत बढ़िया है। एम्प्लॉय आईडी आपका ये हो गया, नेम आपका ये हो गया, और सैलरी आपका ये हो गया, सैलरी आपका ये हो गया, और एज ये हो गया। अब आप चाहते हो इसमें, मान लेते हैं हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं लेकिन आप तीनों के नाम चाहते हो,
तो अब आप इसमें क्वांटिफायर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप पूरा का पूरा टेबल उठा लोगे, पूरा का पूरा टेबल उठा लोगे, पूरा का पूरा टेबल उठा लोगे आप, 25, 26, 25 लाइक दैट। तो अब आपको क्वांटिफायर का जरूरत ही नहीं पड़ने वाला। सपोज यू आर इंटरेस्टेड, अभी आप ऑल क्वांटिफायर पे कंफ्यूज मत होना। ऑल क्वांटिफायर पे हम थोड़ा लौट के आएंगे, बात करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि सर ने कोई एग्जांपल नहीं दिया ऑल क्वांटिफायर का, और ये तो ऑल और बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है, बट एक जैसी नहीं है, बहुत अंतर है। अभी हम क्वेरी से उसको समझेंगे। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि अब बस केवल मैं रिलेशन उठा लूँ और रिलेशन में केवल नेम को प्रोजेक्ट करा लूँ। तो यही यहाँ पर हुआ है कि मैंने एक रिलेशन उठा लिया, उसमें से नेम को प्रोजेक्ट करा लिया, और ये मेरा ये इतना सा सारा पार्ट निकल के आ गया। और इतने से आसानी से आप कह सकते हो कि ये अपने आप में एक फ्री टपल वेरिएबल है, क्योंकि जो ये टपल वेरिएबल है हमारा, वो टपल वेरिएबल हमारा ई ई टपल वेरिएबल जो है वो किसी भी क्वांटिफायर से अटैच नहीं है, ना तो इससे अटैच है, ना फॉर ऑल से अटैच है। तो किसी क्वांटिफायर से अटैच ना होने की वजह से इसको फ्री टपल वेरिएबल हम बोलेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, द वेरिएबल इज नो क्वांटिफायर, इन दोनों में से कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई ना होने की वजह से इसको मैंने फ्री बोल दिया है। सो दैट्स वाई क्वांटिफायर से जो अटैच नहीं होगा वो हमारा ये, मैं एक एक नंबर की सारे एक्सप्लेनेशंस आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लास्ट एग्जांपल पिच कर रहा हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि कौन बाउंड है कौन यहाँ। यहाँ पर आप देखो तो डी एक टपल वेरिएबल यूज हुआ है, और यहाँ पर इस डी नेम में यहाँ पे मैं देयर एग्जिस्ट लगा दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये ब्रैकेट लिखने थे मेरे को, बट मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो ये एक ब्रैकेट है जिसमें देयर एग्जिस्ट लगा है और यहाँ फॉर ऑल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लगा हुआ है दिस इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट डी डॉट डी नेम टी डॉट टी नंबर, और यहाँ पे लगा हुआ था फॉर ऑल, और डी डॉट मैनेजर मैनेजर आईडी इक्वल टू 1 2 3। तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि पहले वाले टपल वेरिएबल डी को देखो आप, F1 में जो F1 फॉर्मूला, इस पूरी चीज को मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द कंडीशन, है ना, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द वन एटम। सो डी डॉट डी नेम, दिस इज सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड एटम। डिपार्टमेंट का नाम इन्होंने कहा इतना होना चाहिए, उसमें टपल वेरिएबल डी जोड़ दिया है। सो हियर डी इज टपल वेरिएबल, but it is not associated to any quantifier, that's d is free, d is free tuple variable। ठीक है, टपल वेरिएबल, बिकॉज ना ये इससे जुड़ा है ना ये इससे जुड़ा है। कितनी गजब की बात है। अब हम इसको फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमारा ये एक सिंगल कंडीशन इससे अटैच है, मल्टीपल कंडीशंस भी इससे अटैच हो सकती हैं, तो इसलिए इसको फॉर्मूला नाम दिया गया एलएचएस को, ये इस चीज़ को एटम बोला गया है। अब दूसरे मैं फॉर्मूले पे आता हूँ F2 को, और F2 को मैंने नाम दिया देयर एग्जिस्ट डी डॉट टी नेम इक्वल टू टी डॉट। अब मजे की बात है, यहाँ पर मैंने दो टपल वेरिएबल्स को यूज किया हुआ है, एक डी और एक टी। ठीक है, बट मजे की बात यह है कि जो यहाँ पर आप समझिएगा इस चीज को कि आपका जो टपल वेरिएबल है, अब यहाँ पे क्वांटिफायर यूज हो रहा है देयर एग्जिस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी और टी जो है वो बाउंड है, डी एंड टी इज बाउंड टपल वेरिएबल, बिकॉज वो देयर एग्जिस्ट के साथ जुड़े हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई बाउंड हो गए। और यहाँ पर भी यही चीज़ आ गई कि जो डी है वो अब टपल वेरिएबल अपने आप में एक क्वांटिफायर फॉर ऑल के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ F3 में भी, F3 में D इज बाउंड टपल वेरिएबल, बाउंड टपल वेरिएबल, और यहाँ पे D इज बाउंड टपल वेरिएबल, D इज ऑल्सो द बाउंड टपल वेरिएबल, है ना। तो आप कह सकते हो कि बाउंड, और इस तरीके से क्या पूरी कहानी आप समझ सकते हो कौन बाउंड है कौन फ्री है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशंस थोड़े से डिफिकल्ट जरूर लग रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी लगे होंगे, सीधी सीधी बात करी जा रही है। अभी तो मैं केवल इनकी टर्मिनोलॉजी को समझा रहा हूँ, क्वेरी पे आया ही नहीं हूँ। क्वेरी पे जब आऊँगा, टर्मिनोलॉजी जब खत्म हो जाएगी, मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो सीधी क्वेरी पे होगा इसके, तो आप वहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हो कि क्वांटिफायर्स और
फार्मूला कंडीशंस को यूज़ करके हम क्वेरी बनाना सीखेंगे, कुछ कुछ क्वेरी और एक दो गेट के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वहाँ से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी बन जाएगी इन टॉपिक्स पे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, कुछ भी कठिन नहीं है। अभी तक हमने जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें बस क्वांटिफायर्स को और मैंने ऐड कर दिया है और टपल वेरिएबल्स पे थोड़ी चीज़ें जोड़ दी हैं, बाउंड और फ्री, और उससे अब आप चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर पाओगे क्वेरी पे। तो ये वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें मैं क्वेरी लिखना सिखाऊंगा और गेट के कुछ क्वेश्चंस करूंगा। वहां से टीआरसी का जो मैंडेटरी वाला पार्ट है फॉर द डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपका कवर हो जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कुछ अपने बचे हुए और टॉपिक्स पर। तो यहाँ से डीवीएमएस एकदम बिल्कुल 90% फिनिश होने के कगार पे खड़ा हो चुका है। बिल्कुल पारी खत्म होने वाली है, एट द एंड पारी का चल रहा है और वहाँ पे हम पारी को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे और फिर बस डीवीएमएस के मैंडेटरी पार्ट फिनिश। फिर हम फटाफट अपने ऑप्शनल वीडियोस पे लौटेंगे और बढ़िया अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स पे लौटेंगे। तो आई होप पूरे इन दोनों लेक्चर्स को टीआरसी के आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर नहीं भी कनेक्ट कर पाए होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और बता सकते हैं कि कौन टॉपिक्स को आपको और डिटेल में एलैबोरेट करना है और कौन चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। उनके लिए मैं अलग से मेहनत करके आपको कुछ ना कुछ ऐसे सजेशंस दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन टीआरसी के वेरी जो वीडियोस हैं उनमें फीडबैक देना ना भूलें, जरूर बताएं आपको जितना समझ में आया हो। अगर आप पूरा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। केवल अभी टर्मिनोलॉजी की बात चल रही है और इसके अलावा कोई भी बात नहीं चल रही है। केवल टर्मिनोलॉजी पकड़ लिए कि टपल वेरिएबल क्यों वेरिएबल नाम दिया गया, क्वांटिफायर्स का नाम क्वांटिफायर्स क्यों दिया गया, दो ही क्वांटिफायर्स क्यों आए, फॉर ऑल और सम, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। फिर बाउंड क्यों बोला गया, फ्री क्यों बोला गया, है ना। इन सब एटम क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपनी राय रखिएगा कि क्या क्या इनमें समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां बात करते हैं क्वेरीज की टीआरसी के और करते हैं कुछ गेट्स के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व और करते हैं इस टॉपिक से नमस्ते। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।